नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की दुनिया की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं, उन खबरों में सवाल क्या बन सकते हैं, उन खबरों में आपके मैप पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं, उन सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं ताकि मैप से जुड़े जो भी सवाल आएँ, जो भी लोकेशन आपसे पूछी जाएँ, उन लोकेशंस के बारे में जानकारी आपके पास मौजूद रहे। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा एक अभ्यास प्रश्न जो कि पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था। तो पिछला अभ्यास प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक देश का नाम आपसे पूछा गया था। प्रश्न था कि ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला स्थित है, जबकि ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना महासागर इसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में पेटागोनिया का पठार है और जो कि एक शीत मरुस्थल भी है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। अब उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस देश के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? इसका जवाब हमको बताना था। हमारे सामने चार ऑप्शन मौजूद थे। एक है आपका पेरू, दूसरा है बोलीविया, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है पराग्वे। तो इसका जो सही जवाब था, ये जो तमाम विशेषताएं यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं, ये तमाम विशेषताएं केवल एक देश की तरफ इशारा करती हैं और वो देश है आपका अर्जेंटीना। तो अगर आपने अलग-अलग देशों की राजधानियां भी पढ़ी हैं, तो केवल आप इस पूरे ये जहाँ पर जो राजधानी का जिक्र किया गया था, इसका हिसाब लगा करके भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने केवल घास के मैदान पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपका जो है पम्पास लिखा हुआ था, इसके माध्यम से आप जो है अर्जेंटीना का पता लगा सकते थे। तो इस तरह जो है आपको चीजें याद होनी चाहिए ताकि आसानी से आप उनको समझ सकें। अगर आपने पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी हैं, तो पेटागोनिया के जो पठार हैं, उनके बारे में समझ करके, उनके बारे में याद करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमने अपना अभ्यास प्रश्न देखा। एक बार मैप पर भी इसको देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है? साउथ अमेरिका है और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ा देश कौन है? साउथ अमेरिका का ब्राजील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से साउथ अमेरिका ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और दूसरा सबसे बड़ा देश है आपका अर्जेंटीना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? अर्जेंटीना की बात हो रही थी। तो ये अर्जेंटीना यहाँ पर आप मैप पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो पेटागोनिया डेजर्ट की वहां पर बात हुई थी। तो ये पेटागोनिया डेजर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इसीलिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। ब्यूनस आयरेस यहाँ पर आप इसकी राजधानी को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अपनी तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रासलैंड्स को भी अगर आप देख लें, तो ये वाला जो आपका रीजन है जिसमें आपका ब्राजील भी शामिल है, जिसमें अर्जेंटीना भी शामिल है और भी बहुत सारे देश हैं साउथ अमेरिका के छोटे छोटे। और इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको ये पंपास जो है देखने को मिल जाते हैं, जो मुख्यतः आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। चलिए ये हमने अपना अभ्यास प्रश्न देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं अपने पहले सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है कि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में से जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इसका सही विकल्प हमको चुनना है। हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा विकल्प है केवल कथन एक सही है और चौथा विकल्प है केवल कथन दो सही है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड टाइम जोन का मैप है आपके सामने। इसमें ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, या इसको आप जो है बेसिकली वो लाइन कह सकते हैं जिस लाइन के हिसाब से दुनिया में समय निर्धारण होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें जापान आपको यहाँ पर नजर आएगा, यानी कि जापान इस लाइन के बहुत ज्यादा करीब नहीं है। उससे पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारे आइलैंड, बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो जापान में पहले नहीं होता है। किरिबाती यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो किरिबाती में बेसिकली सबसे पहले सूर्योदय आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि जो जापान है उसको उगते सूरज का देश तो कहा जाता है, लेकिन वहां पर सबसे पहले सूर्योदय नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े आप। अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित में से किन जलराशियों का संबंध रूस से नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चार जो आपके सामने जलराशियों का नाम दिए हुए हैं, इसमें से पहला है पीला सागर यानी कि येलो सी, दूसरा है श्वेत सागर यानी कि आपका सफेद व्हाइट सी, तीसरा है जापान सागर और चौथा है फिनलैंड की खाड़ी। अब इसमें अगर आप देखेंगे येलो सी की अगर आप बात करें तो येलो सी बेसिकली आपका रशिया से नहीं लगता है। अगर आप मैप पर देखें
तो येलो सी आपको दिखाई देगा कुछ इस जगह पर। तो ये आपका पूरा रीजन है, यहाँ पर आपको येलो सी दिखाई देगा, ये येलो सी है और ये रशिया आपको इस रीजन तक दिखाई देगा। तो इसका मतलब सीधा है कि येलो सी का संबंध कहीं पर भी रशिया से नहीं है। तो अब इसमें एक ऑप्शन तो आपका येलो सी होगा ही, यानी कि पहला तो सब में होना ही चाहिए, तो पहला तो सब में है। अब आगे अगर आप बढ़े व्हाइट सी की अगर आप बात करें, सफेद सागर की अगर आप बात करें, तो मैप पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको व्हाइट सी दिखाई देगा, यानी कि व्हाइट सी का संबंध क्या है, व्हाइट सी का संबंध रशिया से है। तो अगर व्हाइट सी का संबंध रशिया से है तो इसको हमें ऑप्शन से हटाना पड़ेगा। तो इसमें आप पहले को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर बचते हैं। अब जापान सागर की अगर आप बात करें, जापानीज सी की अगर आप बात करें, तो मैप पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा, जो कि रशिया से कहीं ना कहीं, जो रशिया का फार ईस्ट है, व्लादिवोस्तोक वाला रीजन है, वहां से ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका सी ऑफ जापान है, ये रशिया का फार ईस्ट है, और यहाँ पर आपको व्लादिवोस्तोक दिखाई देगा। तो इसका संबंध क्या है, रशिया से है। थोड़ा थोड़ा ही रीजन है, छोटा सा रीजन है, लेकिन रशिया से संबंध है। तो आपको जापान को बाहर करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप ऑप्शन 3 को बाहर करते हैं तो ये भी आपका बाहर हो जाएगा और ये भी बाहर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। इसका मतलब ये है कि फिनलैंड की खाड़ी जो है इसका भी संबंध रशिया से है। कहाँ पर है, इसको मैप पर एक बार देख लिया जाए। तो मैप पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये आपका रशिया है, और यहाँ पर आपका फिनलैंड की खाड़ी आपको दिखाई देगी, यानी कि गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको दिखाई देगा। तो दोनों का संबंध आप देख सकते हैं, इसी वजह से आपका ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मेक्सिको से है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 5 चीजें आपके सामने दी हुई है यहाँ पर। पहला है कर्क रेखा, दूसरा है रियो ग्रांडे नदी, तीसरा है सोनोरान रेगिस्तान और चौथा है मुजावे रेगिस्तान, पांचवा है बेफिन खाड़ी। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का विकल्प जो चुनाव है वो हमको करना है। ऑप्शन ए है आपका 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 4 5, ऑप्शन सी है 1 2 4 5 और ऑप्शन डी है 1 2 और 5। तो आपको याद होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी, तो ये बेफिन सी जो है, बेफिन खाड़ी जो है, काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। तो ये हमको पता है कि हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं वहां पर बेफिन की खाड़ी नहीं पड़ती। बेफिन की खाड़ी कहाँ पर है, ग्रीनलैंड के पास में है। तो आप इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, आप इसको भी हटा सकते हैं, और ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। इसके अलावा मुजावे रेगिस्तान की अगर आप बात करें, तो मुजावे रेगिस्तान बेसिकली पूरी तरीके से आपका अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सोनोरामा जो आपका रेगिस्तान है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको दोनों में आपको देखने को मिलता है। जबकि अगर आप एक और जो दूसरा रेगिस्तान था, मुजावे रेगिस्तान, ये आपको केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये ब्राजील में नहीं है और इसीलिए आपका ये बाहर हो जाता है। तो अब इसका सही जवाब क्या हो गया, इस पूरे विषय का सही जवाब है, सवाल का सही जवाब है 1 2 और 3, यानी कि सोनरान रेगिस्तान, रियो ग्रांडे रिवर और कर्क रेखा, ये तीनों मेक्सिको से संबंधित हैं। एक बार मैप पर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको रियो ग्रांडे रिवर जो है वो दिखाई दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं और आगे, और थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इन सबको हमने समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। बेफिन सी को यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं, ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड के पास में आपको बेफिन बे, यानी कि बेफिन की खाड़ी दिखाई दे जाएगी। उसके पास में ही आपको डेविस स्ट्रेट भी देखने को मिलेगा और यहीं पास में आपको बेफिन आइलैंड भी मिलेगा। बेफिन आइलैंड बेसिकली आपका किसका हिस्सा है, बेफिन आइलैंड है आपका कनाडा का हिस्सा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें, हमारा सवाल है कि भूमध्य सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है, पश्चिम में ये जिब्राल्टर की संकीर्ण जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, सुदूर उत्तर पूर्व में ये डार्डानेल्स जलडमरू मध्य मरमरा सागर तथा बॉस्फोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से काला सागर से जुड़ता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है, ये हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट आप देखें तो पूरी तरीके से आपको सही नजर आएगा। तो ये आपका वो रीजन है, यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। और मेडिटेरेनियन सी में अगर आप देखें तो इस तरफ ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, इसको जिब्राल्टर स्टेट कहा जाता है। मैप पर एक बार अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, जिब्राल्टर स्टेट कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है कि इसके अगर आप पश्चिम में देखें तो आपको जिब्राल्टर सागर मिलेगा और ये अटलांटिक ओशन से जो मेडिटेरेनियन सी है इन दोनों को कनेक्ट करता है। और अगर आप दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ मरमरा। तो यहाँ पर ये ब्लैक सी है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है और इसको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर सी ऑफ मरमरा। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो आपका पूरी तरीके से
ठीक हो जाता है। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर आप देखें तो अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इजराइल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाए जाने के बाद वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ब्लू लाइन निर्धारित की गई थी। तो इसमें अगर आप देखें उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, ऑप्शन ए है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। हमारा दूसरा ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। हमारा तीसरा ऑप्शन है कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, और चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पर इस सवाल के सही जवाब को अगर आप देखें, इसका सही जवाब है कि आपका ऑप्शन इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है वो इसका सही जवाब हो जाता है। तो डिटेल में इसको अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर ब्लू लाइन की बात की गई है, और ब्लू लाइन इजराइल और जॉर्डन के बीच में नहीं है, बल्कि ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान के बीच में निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर इस पूरे रीजन की हम बात कर रहे हैं, इजराइल की हम बात कर रहे हैं। अब ब्लू लाइन को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका नीचे का इजराइल वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपका लेबनान आपको देखने को मिलेगा, और इन दोनों के बीच में आपको ये ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है, ये ब्लू लाइन यूनाइटेड नेशन ने साल 2000 में डिसाइड की थी, और ये ब्लू लाइन आपका लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है, और ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैप और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपका इजराइल है, ऊपर लेबनान है, दोनों के बीच में ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री बेसिकली आपका ब्लू लाइन कही जाती है, और ये बाउंड्री लेबनान और इजराइल को अलग करती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके सामने द्वीप दिए हुए हैं, आइलैंड्स हैं, दूसरी तरफ उनको कंट्रोल करने वाले नेशंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले द्वीप में आपका लिखा हुआ है अगलेगा द्वीप, जिसके सामने चाइना है, दूसरा है रियूनियन द्वीप जिसके सामने फ्रांस है, और तीसरा है डिएगा गार्सियो द्वीप जिसके सामने यूनाइटेड किंगडम्स लिखा हुआ है। अब उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है या फिर हैं, ये हमें बताना है, और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, और ऑप्शन सी केवल 3, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब अगर आप देखने जाएं, सबसे पहले अगलेगा जो आइलैंड है ये चाइना से संबंधित नहीं है, तो ये हमको पता होना चाहिए, ये मॉरिशियस से जुड़ा हुआ है। मैप पर अगर आप इसको देखें तो ये आपका अगलेगा आइलैंड यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके नीचे मॉरिशियस है, मॉरिशियस का आउटर आइलैंड जो है वो आपका अगलेगा आइलैंड कहलाता है। तो अगलेगा आइलैंड की हमने बात कर ली है। अगला रियूनियन आइलैंड आपसे आपसे पूछा गया था, मेडागास्कर है यहाँ पर, मेडागास्कर के बहुत करीब आपको रियूनियन आइलैंड देखने को मिलेगा, और रियूनियन आइलैंड बेसिकली फ्रांस के अंडर आता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला जो आइलैंड है वो है आपका डिएगा गार्सियो। डिएगा गार्सियो बेसिकली आपका चागोज आइलैंड का हिस्सा है, और चागोज आइलैंड की जो खबर है वो रिसेंटली चर्चा में इस वजह से रही थी क्योंकि बहुत लंबे समय बाद यूनाइटेड किंगडम्स जो है उसने चागोज आइलैंड को की जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंप दी थी। लेकिन इस दौरान बेसिकली एक जो आपका आइलैंड है, कौन सा आइलैंड, डिएगा गार्सियो आइलैंड जो है, इसकी 99 वर्ष की लीज आपका यूके को दी गई है, यूनाइटेड किंगडम को दी गई है, और यूके ने इसको किसको दे दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका मिलिट्री बेस जो है वो आपको डिएगा गार्सियो पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये खबर काफी ज्यादा चर्चा में रही है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसका सही जवाब क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में वापस अगर आप लौटें तो पहला स्टेटमेंट, पहला जो आपका युग्म है वो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अगला हमारा जो सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है कि तजाकिस्तान की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है, किस देश से टच होती है। ऑप्शंस अगर आप देखें, ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, और ऑप्शन डी चाइना। तो इसमें से आप दो को तो आसानी से पहचान सकते हैं, अफगानिस्तान और चाइना को। इसके अलावा अगर आपने 1 और 4 को जो है अंदर कर दिया है तो इसका मतलब आप इनको बाहर कर सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो सही जवाब है वो है तुर्कमेनिस्तान से सीमा जो है नहीं लगती है। तो तुर्कमेनिस्तान को अगर आप बाहर करेंगे तो सही जवाब क्या होगा इसका, आपका 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। तो एक बार मैप पर भी इसको देख लेते हैं। मैप पर अगर आप देखें तो इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की हम बात कर रहे हैं। मैप में यहाँ पर आपको तजिकिस्तान देखने को मिलेगा,
इस तरफ अगर आप देखें तो चाइना यहाँ पर है, ऊपर की तरफ किर्गिस्तान मौजूद है, इधर आपको कजाकिस्तान मिलेगा, यहाँ आपको उज्बेकिस्तान मिलेगा और इधर आपको तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। तो तुर्कमेनिस्तान और नीचे की तरफ आपको मिलेगा अफगानिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि तुर्कमेनिस्तान जो है वो सीमा साझा नहीं करता है, तो इसलिए हमने तुर्कमेनिस्तान को बाहर कर दिया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, यूक्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और अगला हमारा स्टेटमेंट है यूक्रेन की सीमा दक्षिण में काला सागर और कैस्पियन सागर से लगती है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है यूक्रेन के उपजाऊ मैदान जिन्हें प्रेयरी कहा जाता है, गेहूं जैसी फसल उत्पादन के लिए आदर्श हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे पहले अगर आप देखें पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की तरफ अगर आप जाएं तो काला सागर से तो बाउंड्री टच होती है, यानी कि ब्लैक सी से तो बाउंड्री टच होती है, लेकिन दक्षिण में कैस्पियन सागर नहीं पड़ता है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर यूक्रेन के जो मैदान होते हैं उनको प्रेयरी नहीं कहा जाता। यूक्रेन के मैदान में जो आपका प्रेयरी शब्द है वो बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, उनको प्रेयरी शब्द जो है उनके लिए प्रेयरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेयरी शब्द बेसिकली आपका नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड जो है उनके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप यूक्रेनियन रीजन की बात करें या इस पूरे क्षेत्र की बात करें, यूरेशियन रीजन की, तो यहाँ पर स्टेपीज शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? स्टेपीज शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, और आपका पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाता है। एक बार मैप पर इसको अगर आप देख लें तो यहाँ पर आपको देखेगा यूक्रेन मौजूद है। यहाँ पर यूक्रेन साउथ में आपका ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन कहीं भी आपको जो है कैस्पियन सागर देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन 2 इसका गलत जवाब है, इसका सही स्टेटमेंट नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हमारे सवाल होते हैं खत्म। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न मौजूद है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि नील नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने से पहले ये मिस्र और 10 अन्य अफ्रीकी देशों से होकर के गुजरती है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, नील नदी 2 मुख्य धाराओं से बनती है जिनका नाम है ब्लू नील और व्हाइट नील। और उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, यह हमको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, जितनी लोकेशंस हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और अब आप इनसे जुड़े किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।